हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे और आज मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको हम लोग गरीबी के नाम से जानते हैं, यानी पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी का क्या कारण होता है, पॉवर्टी को कैसे मापा जाता है, इसका दुष्चक्र क्या होता है, इसकी निर्धारक रेखा क्या होती है और भारत की स्थिति इस समय गरीबी के मामले में किस प्रकार की है, भारत में गरीबी का कारण क्या है और भारत में गरीबी को दूर कैसे किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन इस टॉपिक में हम लोग करेंगे। और हम लोग देखेंगे कि जो पिछले साल 2024 में जो रैंकिंग जारी की गई थी दुनिया के गरीब देशों की, उसमें अपने देश की स्थिति कैसी है। तो चलिए आइए देखा जाए आज का इंटरेस्टेड टॉपिक गरीबी। देखिए, आज हम लोग को क्या पढ़ना है, गरीबी यानी पॉवर्टी। देखिए, गरीबी का जो सामान्यतः एक संकुचित अर्थ क्या होता है, गरीबी का मतलब होता है अभाव, यानी कोई व्यक्ति है जिसके पास किसी चीज का अभाव है तो वह उस चीज में गरीब कहा जाता है। यानी यदि किसी के पास पैसे नहीं है तो वह आर्थिक रूप से गरीब है, यदि किसी के पास समाज में सम्मान नहीं है तो वो सामाजिक रूप से गरीब है, यदि किसी के पास शिक्षा नहीं है तो वो शैक्षिक रूप से गरीब है। तो इसी प्रकार से जब हम किसी चीज के अभाव को झेलते हैं तो हम उस क्षेत्र में गरीब कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए इसका क्या, गरीबी वह आर्थिक और सामाजिक वंचना की स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, जिसमें भोजन, वस्त्र, आवास की पूर्ति नहीं कर पाता है। देखिए, कहने का मतलब ये हो गया कि यह एक आर्थिक एवं सामाजिक वंचना, वंचना का मतलब होता है अभाव। तो एक ऐसी अभाव की स्थिति है जब व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकताओं को, अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने में सक्षम नहीं होता है, तो वह व्यक्ति गरीब कहलाता है। देखिए, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन देखिए, जैसे आप लोगों को पता होगा कि अपने देश के महान अर्थशास्त्री हैं और इनको नोबेल प्राइज भी अर्थशास्त्र में मिल चुका है। तो इनके द्वारा देखिए क्या कहा गया कि गरीबी क्षमताओं का अभाव है, यानी उन्होंने कहा कि आपके पास किसी चीज को प्राप्त करने की क्षमता नहीं है तो आप गरीब हैं। इसके अलावा देखिए, अमर्त्य सेन ने वास्तविक गरीबी यानी रियल पॉवर्टी की संकल्पना भी दी है। उन्होंने कहा है कि वास्तविक गरीबी क्या होती है, ये भी उन्होंने अनेक उदाहरणों में, अनेक संकल्पनाओं में बताया है। उनका मानना है कि गरीबी को दूर करने में मौद्रिक आय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, परंतु वह मात्र एक उपकरण है जो कुछ शर्तों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इनका कहना है कि गरीबी को दूर करने का एक उपाय है कि मौद्रिक आय, मौद्रिक का मतलब होता है धन, पैसे के द्वारा पैसा कमाकर हम गरीबी को दूर कर सकते। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि यह एक मात्र उपकरण है, यानी यह एक ऐसा टूल्स है जिसके द्वारा हम गरीबी को दूर कर सकते हैं, बस उस पर कुछ शर्तें लागू होती हैं या कुछ परिस्थितियां होती हैं। तो वो शर्तें और परिस्थितियां यदि अनुकूल हैं तो पैसे के द्वारा गरीबी को दूर किया जा सकता है। उसके बाद देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको यूएनडीपी के नाम से जाना जाता है, इसके अनुसार गरीबी बहुआयामी होती है। यानी यहाँ कहा गया कि आपके पास मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने की योग्यता नहीं है तो आप गरीब हैं, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है यूएनडीपी के द्वारा कि केवल मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करना ही गरीबी नहीं है, बल्कि इसके और भी आयाम हैं। और यदि आप उन सब चीज़ों को नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो भी आप गरीब हैं। यदि आपके पास भोजन, वस्त्र, आवास है लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जरूरत होती है तो उसको यदि नहीं पूर्ण कर पा रहे हैं तो भी आप गरीब कहलाएंगे। देखिए, इस संदर्भ में उनके द्वारा एक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स दिया गया है और इस सूचकांक में
शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़े 10 मानकों का प्रयोग किया गया है। यानी इसमें बेसिक नीड्स के अलावा कुछ और भी मानक हैं जिनको शामिल किया गया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़े 10 मानकों को शामिल किया। यदि आप उनमें से किसी में भी अभाव में रह रहे हैं या आपके पास उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है तो भी आप गरीब कहलाएंगे। अब देखिए गरीबी के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। गरीबी के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। देखिए गरीबी को मूलतः 2 भागों में बांट कर देखा जाता है। एक निरपेक्ष गरीबी जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और दूसरी होती है सापेक्षिक गरीबी जिसको रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले देख लेते हैं निरपेक्ष गरीबी क्या होती है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जो व्यक्ति या समुदाय निर्धनता से नीचे जीवन यापन करते हैं उन्हें निरपेक्ष निर्धन माना जाता है। यानी ऐसे व्यक्ति जो एक क्राइटेरिया बनी हुई है कि इतना आय करने वाले व्यक्ति गरीब होते हैं, उसके नीचे होते हैं, जिसको हम लोग कहा जाता है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को निरपेक्ष गरीब कहा जाता है। यानी निरपेक्ष गरीबी क्या हो गई कि ऐसी गरीबी जिसमें व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है तो वह निरपेक्ष गरीबी होती है। इसका अनुमान देखिए कैसे होता है। इसका अनुमान प्रति व्यक्ति उपभोग की जाने वाली न्यूनतम कैलोरी की मात्रा या न्यूनतम उपभोग स्तर द्वारा लगाया जाता है। इसका अनुमान देखिए कैसे लगाया जाता है कि एक व्यक्ति को पूरे दिन में कितने कैलोरी ऊर्जा की जरूरत है। यदि उस व्यक्ति को उतने कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है तब तो कहा जाएगा कि वह गरीबी रेखा से ऊपर है या सामान्य है। लेकिन यदि उससे कम कैलोरी मिल रही है तो कहा जाएगा कि वह व्यक्ति गरीब है। निरपेक्ष गरीबी की स्थिति में मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता सुविधाएं, स्वास्थ्य एवं शिक्षा इत्यादि का अभाव होता है। जो व्यक्ति इस स्थिति में होता है तो उसके पास भोजन की, सुरक्षित पेयजल की, स्वच्छता की, स्वास्थ्य की और शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी देखी जाती है। वह व्यक्ति इन सब चीज़ों का अभाव झेलता है। भारत में निरपेक्ष गरीबी का अनुमान लगाने के लिए गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन की अवधारणा का प्रयोग किया गया है। भारत में जब पता लगाया जाता है कि कितने लोग निरपेक्ष रूप से गरीब हैं तो उसके लिए कॉन्सेप्ट अपनाया गया है जिसको कहा जाता है गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन। उसके लिए कुछ निर्धारक बना दिए गए हैं कि एक महीने में, एक साल में यदि व्यक्ति इतना कमा रहा है, इतना खर्च कर रहा है तो वह गरीब नहीं कहा जाएगा, और जो लोग उससे कम कमा रहे हैं वो लोग गरीब कहेंगे। दूसरी अवधारणा एक विकसित की गई थी कि जो लोग इतना कैलोरी अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, यानी इतनी एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं भोजन के द्वारा, तो वो गरीब नहीं कहे जाएंगे, और जो लोग उससे कम प्राप्त कहेंगे वो गरीब कहे जाएंगे। तो इस प्रकार की अवधारणाओं का भी प्रयोग किया गया है। इनको अभी हम लोग आगे देखेंगे। गरीबी की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्टकट में FAO के नाम से जाना जाता है, इसी के महानिदेशक R. वायड ने 1945 ईस्वी में किया था। यानी इस प्रकार की गरीबी का सबसे पहले जिक्र एक वैज्ञानिक थे, एक अर्थशास्त्री थे, जिनके द्वारा अंग्रेजों के शासन काल में 1945 ईस्वी में किया गया था। अब देखिए दूसरी जो है सापेक्ष गरीबी, सापेक्षिक गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी। इसको देखिए सामान्यतः जो गरीबी होती है वो सापेक्ष अवधारणा है। इसके अंतर्गत समाज के औसत व्यक्ति के जीवन स्तर की तुलना में किसी व्यक्ति के उपभोग, आय एवं संपत्ति के अभाव को सापेक्षिक गरीबी
कहते हैं। सापेक्षिक रिलेटिव का मतलब इसमें ये हो गया कि किसी व्यक्ति की तुलना में या किसी समाज की तुलना में कोई समाज यदि अभाव में रह रहा है तो वही होती है सापेक्षिक गरीबी। जैसे देखिए, अगर एक गांव में दो व्यक्तियों की तुलना की जा रही है तो उस गांव के दो व्यक्ति में एक व्यक्ति जो है अपनी हर जरूरत की चीजों की पूर्ति कर पा रहा है और दूसरा व्यक्ति उसमें से कुछ जरूरतों को पूर्ण नहीं कर पा रहा है, तो कहा जाएगा कि वह व्यक्ति उसके सापेक्ष गरीब है। तो यही होती है, यानी इसमें किसी की तुलना एक दूसरे व्यक्ति के साथ की जाती है जो अपेक्षाकृत उससे ज्यादा संसाधनों को अपने पास रखता है। देखिए, इसको सामान्य शब्दों में कहा जाए तो सापेक्षिक गरीबी के अंतर्गत व्यक्तियों की आय, जीवन स्तर आदि की तुलना की जाती है। यानी इसमें देखा जाता है कि दो व्यक्ति हैं तो उन दोनों व्यक्तियों की आय में कितना डिफरेंस है, उनका जीवन स्तर कैसा है, उनके यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसी है, उनके यहाँ शिक्षा का स्तर कैसा है। यदि उसमें डिफरेंस पाया जाएगा तो कहा जाएगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष गरीब है। देखिए, सापेक्षिक गरीबी को मापने के लिए दो अवधारणाएं विकसित की गई हैं, जिसमें एक है लॉरेंज वक्र तथा दूसरा है गिनी गुणांक। इन्हीं विधियों का प्रयोग करके सापेक्ष गरीबी को मापा जाता है। ठीक है, तो देखिए लॉरेंज वक्र क्या है। इस वक्र को देखिए 1905 ईस्वी में मैक्स ओ लॉरेंज नामक अर्थशास्त्री के द्वारा विकसित किया गया था, इसीलिए उनके नाम पर इसका नाम लॉरेंज वक्र रखा गया है। इस वक्र का प्रत्येक बिंदु उन परिस्थितियों या व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय प्रतिशत के नीचे है, जिससे समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता का पता चलता है। यानी इसमें एक कर्व के माध्यम से यह बताया जाता है कि जो व्यक्ति इस कर्व के नीचे हैं उनकी जो आय है वो औसत से कम है और जो लोग उसके ऊपर है उनकी आय औसत से अधिक है। लॉरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा के जितना पास होगा आय की असमानता उतनी ही कम होगी। अभी मैं आपको इसमें फिगर में दिखा देता हूं कि किस प्रकार से जो एक रेखा खींची जाती है उसको कैसे हम उपयोग करके बताएंगे कि जो कर्व बनेगा उस कर्व के आधार पे कौन सा व्यक्ति या कौन सा समुदाय गरीब है और कौन सा नहीं है। लॉरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा से जितना दूर होगा आय की असमानता उतनी ही अधिक होगी। यानी जो है लॉरेंज कर्व अगर निरपेक्ष समता रेखा से पास बन रहा है तो आय क्या होगी, बहुत असमान रूप से कम होगी, और यदि दूर बन रहा है तो आय की असमानता अधिक होगी। अब देखिए, इसको इस इमेज में आप देख सकते हैं। देखिए, एक तरफ है इनकम और एक तरफ है जनसंख्या का प्रतिशत, यानी एक तरफ है आय और एक तरफ है लोग। अब यहां देखिए, यहां 0 से शुरू किया गया है, यानी जनसंख्या का जो प्रतिशत है, जैसे 20% लोग जो हैं उनकी आय देखिए किस प्रकार से, यानी यहां पर कम है। फिर इसके बाद देखिए ऐसे जाते जाते एक ऐसी स्थिति आ रही है जहां पर ये जो कर्व बन रही है ये कर्व बहुत चौड़ी है। इसी को देखिए लॉरेंज वक्र का, यानी जब इसके बीच की दूरी ज्यादा होगी तो कहा जाएगा कि असमानता बहुत अधिक है, और दूरी कम रहेगी तो कहा जाएगा आय की असमानता कम है, यानी निरपेक्ष गरीबी अपेक्षाकृत कम है। और यहाँ जैसे जैसे बढ़ जाएगी तो फिर कहा जाएगा कि निरपेक्ष गरीबी बहुत ज्यादा है। तो देखिए ये कर्व ऐसे बन रहा है, तब ये कर्व देखिए यहाँ क्या है, बहुत बड़ा बन रहा है, और यहाँ धीरे धीरे दोनों किनारों पर क्या हो गया, छोटा हो गया। तो जब इस स्थिति में और इस स्थिति में निरपेक्ष गरीबी जो है कम है, यहाँ पर गरीबी में असमानता बहुत ज्यादा है। तो इसी को देखिए मिलाने वाली एक रेखा खींची गई है जिसको कहा जाता है निरपेक्ष समता रेखा। यहाँ से देखिए इस निरपेक्ष समता रेखा से ये जो कर्व है यहाँ बहुत दूरी पे बन रहा है, और यहाँ देखिए पास में जैसे जैसे जा रहे हैं पास में,
तो इससे पता चलता है कि किस प्रकार की निरपेक्ष गरीबी किसी क्षेत्र में, समुदाय में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए दूसरी जो अवधारणा है, जो दूसरी विधि है मापने की, उसको गिनी गुणांक कहा जाता है या गिनी कोएफिशिएंट। इसमें देखिए क्या होता है कि लॉरेंज वक्र द्वारा प्रदर्शित आर्थिक विषमता के गणितीय माप को गिनी गुणांक के रूप में जाना जाता है, कहा जाता है। इसकी देखिए शुरुआत 1912 ईस्वी में इटली के सांख्यिकविद कोरेडो गेनी ने विकसित किया था। इसका न्यूनतम मूल्य 0 तथा अधिकतम मूल्य 1 होता है। ठीक है, जब इसका मान 0 होता है तो इसका तात्पर्य राष्ट्रीय आय की पूर्ण समानता से है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को एक समान आय प्राप्त हो रही। जब इस गुणांक का मान 0 आता है तो कहा जाता है कि किसी देश में राष्ट्रीय आय इतनी अच्छी है कि वहां के सभी लोगों की जो आय है पूरी तरह से एक समान है। जब इसका मान 1 आता है तो इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रीय आय के पूर्णतया असमान वितरण से है। यानी अब यदि इसका मान 1 आ रहा है तो कहा जाएगा कि किसी देश की राष्ट्रीय आय जो है असमान रूप से, यानी आय का वितरण समान नहीं है। कुछ लोग जो हैं बहुत ज्यादा धनी हैं और कुछ लोग बहुत गरीब हैं। देखिए, एक ही व्यक्ति पूरी आय प्राप्त कर रहा है, शेष को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अपने देश में देखिए यही स्थिति है कि अपने देश के 1% लोगों के पास अपने देश के 80% लोगों से ज्यादा पैसा और धन है। तो इससे पता चल रहा है कि अपने देश में इस प्रकार की स्थिति देखिए। इसको देखिए, काउंट करने का जो फार्मूला है, गिनी गुणांक बराबर आदर्श आय वितरण रेखा और लॉरेंज वक्र का क्षेत्रफल बटा में आदर्श आय वितरण रेखा के बीच का क्षेत्रफल। यानी ये जो हम लोगों ने अभी देखा है लॉरेंज वक्र, इसके बीच का जो क्षेत्रफल है उसी के माध्यम से इसको निकाला जाता है। अब देखिए, गरीबी का दुष्चक्र, ये क्या होता है? विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी एक दुष्चक्र के रूप में होती है, चक्रीय रूप में चलती है। तो उसको किसने बताया था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? देखिए, गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत प्रोफेसर रेगनर नक्स के द्वारा दिया गया। यानी प्रोफेसर रेगनर नक्स थे, इनके द्वारा बताया गया कि गरीबी जो है एक चक्र के रूप में चलती है और यह चक्र जो है दुष्चक्र के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि एक चीज के अभाव होने से बाकी चीजों का अभाव झेलना पड़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार गरीबी का कारण गरीबी ही है। उन्होंने कहा कि गरीबी का कारण गरीबी ही है, दूसरा कुछ नहीं है। कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है, कोई व्यक्ति गरीब इसलिए है क्योंकि वह गरीब है। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने बताई थी। और इसी चीज को देखिए इस प्रकार से हम लोग इमेज में देख सकते हैं। देखिए, अब इसमें से किसी भी चीज की अगर कमी रहेगी, अभाव रहेगी, तो वो व्यक्ति अभाव में ही रहेगा। अब जैसे देख लीजिए, किसी को उठा लीजिए, जैसे संसाधनों का अभाव। यदि किसी व्यक्ति के पास या किसी देश के पास संसाधनों का अभाव होगा तो वहां उत्पादन कम होगा। जब उत्पादन कम होगा तो पैसे कम आएंगे, तो आर्थिक गतिविधियां कम हो जाएंगी। जब आर्थिक गतिविधियां कम होंगी तो रोजगार कम होगा, रोजगार कम मिलेगा। और जब रोजगार कम मिलेगा तो लोगों को आय कम प्राप्त होगी, आय कम प्राप्त होगी तो बचत कम होगी। जब बचत कम होगा तो निवेश कम होगा, और निवेश जब कम होगा तो गरीबी है, फिर वही हाल हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति गरीबी में है तो उसके पास संसाधनों का अभाव होगा, फिर संसाधन, ऐसे करते हुए आप देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति गरीब है तो वह गरीबी के दुष्चक्र में फंसा रहता है। तो इस गरीबी के दुष्चक्र से निकलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कोई व्यक्ति अपनी शिक्षा के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने कौशल के द्वारा
इस गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकल सकता है। देखिए इसी प्रकार से इन्होंने बताया था। तो एक चीज का अभाव होने से बाकी चीजें हर समय अभाव में रहेंगी। आप एक चीज को दूर करोगे तो सब चीजें सही हो जाएंगी। तो इसमें किसी व्यक्ति को, किसी देश को अपने यहाँ गरीबी को मिटाना है तो उसमें किसी एक चीज पर अच्छे तरीके से काम करेंगे तो बाकी चीजें अपने आप धीरे धीरे सही हो। यदि देखिए कि हमारे देश में अगर संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं तो उन संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन ज़्यादा करिए। उत्पादन जब ज़्यादा होगा तो देश में आर्थिक गतिविधियां बहुत ज़्यादा होंगी। आर्थिक गतिविधियां बहुत ज़्यादा होंगी तो लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और जब लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी। जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो उनके पास बचत होगी, और जब बचत होगी तो उस बचत को लोग निवेश करेंगे, नई नई चीजें खरीदेंगे। उससे क्या होगा, देश को आय होगा और गरीबी दूर हो जाएगी। तो ये पूरी तरह से इसी प्रकार से चलता है। ठीक है, अब देखिए आगे देख लेते हैं गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन क्या होती है। देखिए गरीबी रेखा वह रेखा है जो प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को व्यक्त करती है। यानी इसमें एक रेखा माना जाता है, अनुमान दिया जाता है कि प्रति व्यक्ति एक महीने में कितना खर्च किया जा रहा है। यानी एक व्यक्ति है और वह महीने में औसतन कितने रूप से खर्च कर रहा है। इसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब कि इसमें देखा जाता है कि औसतन रूप से एक व्यक्ति महीने में इतना खर्च कर रहा है जिससे उसकी जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जा रही हैं, तो उसी को कहा जाता है गरीबी रेखा। यानी उससे कम आय वाला व्यक्ति उस चीज को पूरा नहीं कर पाएगा। आप जैसे देखिए किसी व्यक्ति की अगर महीने की इनकम 10,000 रुपए है और उस 10,000 रुपए में वह अपने जरूरत की सारी चीजें घर के लिए पूर्ण कर ले रहा है, लेकिन किसी महीने में उसकी आय यदि कम हो जाएगी तो उसकी कुछ चीजें जो है पूर्ण नहीं हो पाएंगी। तो इसका मतलब यह है कि यदि 10,000 रुपए उसको मिलेगा तो वो अपनी सभी जरूरतें पूर्ण कर लेगा। यदि उससे ज्यादा उसको मिल रहा है तो वह उसके लिए क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा, यानी उसका वो बचत है। तो इसी को एक निर्धारक रेखा मान लिया जाएगा कि 10,000 रुपए जब किसी के पास रहेंगे तो वह अपनी जरूरत की चीजें सभी प्राप्त कर लेगा, और इसी को एक क्राइटेरिया बना दिया जाता है, मानक बना दिया जाता है, स्टैंडर्ड बना दिया जाता है, और इसी के आधार पर लोगों की आय को मापा जाता है। देखिए अपने देश में देखिए गरीबी रेखा की गणना बिलो पॉवर्टी लेवल सेंसस का कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य की साझेदारी के साथ संचालित किया जाता है। यानी अपने देश में गरीबी रेखा का मापन जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और राज्य सरकारों के सहयोग के द्वारा। भारत में गरीबी रेखा का अनुमान आय स्तर के बजाय उपभोग व्यय पर आधारित है। यानी भारत में गरीबी रेखा का जो निर्धारण होता है वो आय के आधार पर नहीं होता है, बल्कि उपभोग पर कितना खर्च किया जा रहा है इसके आधार पर किया जाता है। यानी कौन सा व्यक्ति कितने रुपए अपने ऊपर खर्च कर रहा है, कितना कमा रहा है, इससे नहीं। देखिए क्योंकि बताया गया कि आय की तुलना में उपभोग एक बेहतर मापदंड है। यानी कहा गया कि जो आय है वो बेहतर मापदंड नहीं है, बल्कि उपभोग बेहतर मापदंड है। यानी उपभोग एक अच्छा पैरामीटर माना गया। इसका कारण देखिए क्या बताया गया। इसका कारण यह है कि उपभोग किसी व्यक्ति द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं के वास्तविक प्रयोग को दर्शाता है, जबकि आय केवल खरीदने की क्षमता व्यक्त करती। इसमें बताया जा रहा है कि जो उपभोग है उससे पता चलता है कि व्यक्ति वास्तविक रूप से वस्तुओं और सेवाओं पर कितना खर्च करता है, जबकि आय केवल यह बता रही है कि उस व्यक्ति की क्षमता है इस चीज को खरीद, लेकिन वो खरीदे ना। तो जैसे बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं कि बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन उस पैसे को वो किसी वस्तु या सेवा को खरीदने में नहीं खर्च करते हैं, तो उससे नहीं पता चल पाता। लेकिन जब वो उस चीज को खरीदते हैं तो पता चलता है कि उस व्यक्ति के द्वारा ये सब चीजें उपभोग की जा रही हैं।
आय के वितरण संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जबकि उपभोग से संबंधित व्यापक आंकड़े उपलब्ध है। देखिए कहा जा रहा है कि कौन व्यक्ति कितना कमा रहा है इसके बारे में आंकड़े जुटाना मुश्किल है, लेकिन कौन व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है इससे संबंधित आंकड़े जुटाना आसान है। वर्तमान में गरीबी रेखा पॉवर्टी लाइन का आकलन नीति आयोग के टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जिसको MOSPI के नाम से जाना जाता है, के अंतर्गत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण नेशनल सैंपल सर्वे द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। यानी इस समय वर्तमान में अपने देश में गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग के द्वारा गठित किए गए और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा नेशनल सैंपल सर्वे के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखिए आज गरीबी के रेखा के बारे में देखा, गरीबी का दुष्चक्र क्या होता है इसके बारे में देखा, गरीबी को कैसे विभाजित करके अध्ययन किया जाए ये देखा। उसमें हम लोगों ने देखा कि सापेक्ष गरीबी क्या होती है, निरपेक्ष गरीबी क्या होती है, निरपेक्ष गरीबी को कैसे मापा जा सकता है। तो ये सारी बातें आज की क्लास में हम लोगों ने देखी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए, और इस क्लास में जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखकर समझ लीजिएगा और नोट्स बना लीजिए। आप लोगों ने इन सब चीज़ों को इतने देर तक देखा समझा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।